हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस चैनल पे फिर से स्वागत है। हमारे इस सीरीज में आज का टॉपिक है बिहार में पर्यटन। देखिए, बिहार में पर्यटन की जो संभावनाएं हैं बहुत ज़्यादा हैं, चाहे जियोग्राफिकल दृष्टि से या हिस्टोरिकल दृष्टि से। इन तमाम पहलुओं पे हम लोग डिस्कस करेंगे। बिहार में पर्यटन से संबंधित जितने भी मस्ट लोकेशन है उन सारे लोकेशनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ में करेंट अफेयर को भी कवर करेंगे। देखिए, बिहार में पर्यटन के व्यवस्था के लिए इसको सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो करंट अफेयर में हाईलाइटेड किया गया है, वो है बौद्ध सर्किट। बिहार में पर्यटन से संबंधित जो पहला मस्ट लोकेशन है वो है बौद्ध सर्किट का, इसके बाद बोध गया का। पहले बौद्ध सर्किट के बारे में देखते हैं। देखिए, बौद्ध सर्किट के अंतर्गत जो जो जिले आते हैं उसको आपको जो है याद रखना है। तो बौद्ध सर्किट के अंतर्गत बोध गया, राजगीर, पटना, नालंदा और वैशाली जिले आते हैं। तो ये जो 5 जिले हैं बौद्ध सर्किट के अंतर्गत आते हैं, याद रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो मस्ट लोकेशन है वह है बोध गया। बोध गया बोध की वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके बारे में आप लोगों ने विस्तृत तौर पे भी पढ़ा होगा। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल के नीचे जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। और बोध गया में इसके अलावा भी बहुत सारे दर्शनीय स्थल है। कौन कौन से हैं? महाबोधि मंदिर है, अनिमेष लोचन चैत्य है, बोधि वृक्ष है, चनक्रमना है, रत्नागढ़ है, बुद्ध की 80 फीट की ऊंची प्रतिमा है, बुद्ध कुंड है, सुजाता ग्राम है, डुंगेश्वरी पहाड़ी, चीन, म्यांमार, जापान, थाईलैंड, तिब्बत और भूटान के बौद्ध मठ एवं मंदिर हैं। वर्तमान में बोधि वृक्ष जो है मूल बोधि वृक्ष के 5वीं पीढ़ी का है, यानी जो अब का बोधि वृक्ष है वो जो वास्तविक था बौद्धों के समय में वो नहीं है, वो जो है जो वर्तमान में वो 5वीं पीढ़ी का है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है वो है राजगीर का। तो चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। राजगीर देखिए नालंदा से 15 किलोमीटर दूरी पे है। यह पाटलिपुत्र से पहले मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और इसे राजगीर के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध ने कह सकते न केवल राजगीर में कई वर्ष अपना जीवन व्यतीत किया था, बल्कि गृतकुट पर्वत पे राजा बिंबिसार को इन्होंने उपदेश भी दिया था। जीविका मेमन मठ बुद्ध का पसंदीदा निवास स्थल था और इसके अलावा बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन विहार दान में दिया था। ऐसा कहा जाता है कि देवदत्त द्वारा बुद्ध के घायल होने पर अपने चिकित्सक यानी जो जीवक था उसका चिकित्सक था, राजवैद्य था, इसको जो है राजगीर मतलब जो कि राजगीर का ही था, इसको बुद्ध के इलाज के लिए भेजा गया था। किसके द्वारा? देवदत्त द्वारा बुद्ध के घायल होने पे। राजगीर में ही पहली जो है बौद्ध संगति हुई थी। राजगीर हिंदू और जैन धर्म मातावलंबियों के लिए भी प्रसिद्ध स्थल है। राजगीर में विभिन्न दर्शनीय स्थल हैं, आप देख सकते हैं उसको। जरासंध का वहां पर अखाड़ा है, जीविका मेमन उद्यान है, अजात शत्रु का किला है, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व का है, शांति स्तूप है, वेणुवन है, स्वर्ण भंडार गुफाएं हैं, बिंबिसार जेल है, पीपल गुफा है, स्वर्ण भंडार है, गृतकुट पर्वत है, मनियार मठ है, जैन मंदिर है, कर्मकुंड है, पांडु पोखर है और घोड़ा कटोरा झील है। जीवक बिंबिसार और अजात शत्रु के काल में चिकित्सक था, यानी इनके समय में जो है जीवक क्या थे? चिकित्सक थे, बिंबिसार और अजात शत्रु के काल में। तो याद रखना है। पीपल गुफा को जरासंध की बैठक के रूप में भी जाना जाता है और यह वैभव पहाड़ी पे है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है नालंदा। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में की गई थी और यह शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र रहा था। 5वीं से 12वीं सदी तक यह शिक्षा का केंद्र था। ह्वेनसांग यहाँ 7वीं शताब्दी में रहा था और उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था। यह प्रथम आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था नालंदा, जहां 2000 शिक्षक और 10,000 छात्र रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। 1951 में यहाँ बौद्ध अध्ययन के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई थी। इसके अलावा भी नालंदा में अन्य दर्शनीय स्थल हैं जो नालंदा को और भी जो है गौरवान्वित कर देता है। यहाँ पे पर्यटन के ज्यादा स्कोप हैं। तो नालंदा में देखिए, जब भी आप जाइएगा वहां पे आपको जो नालंदा विश्वविद्यालय है यहाँ पे इसके अवशेष को भग्नावशेष जो बचे हुए हैं देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नालंदा पुरातात्विक संग्रहालय भी है, नौ नालंदा महाविहार भी है,
वेनसांग मेमोरियल हॉल भी है, पावापुरी, बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह भी है। इसके बाद देखिए पावापुरी या जिसे हम आपापुरी भी कहते हैं, यह राजगीर से 38 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर की मृत्यु स्थली है। यानी महावीर जो भगवान महावीर हैं, जो 24वें तीर्थकर थे, यहाँ पे उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया था। इसके बाद जो मस्ट लोकेशन है वह है वैशाली का, तो देख लेते हैं। वैशाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली देखिए एक गांव है वर्तमान में। रामायण काल में यहाँ के राजा विशाल का वर्णन मिलता है। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में यहाँ जो है वजी और लिच्छवी के समय की बात करें तो यह लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। यहाँ अशोक का 3री सदी ईस्वी पूर्व का एक स्तंभ लेख भी मिला है जिसके शीर्ष पर सिंह की आकृति है और यह कोल्हुआ में है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष पश्चात यहाँ द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। वैशाली के निकट कुंड ग्राम या कुंडल वन में जो भगवान महावीर का जन्म स्थल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैशाली में ही चौमुखी या चतुर्मुखी महादेव का मंदिर है और इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग में 4 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सूर्य के चेहरे हैं। केसरिया स्तूप भी वैशाली में ही है। प्राचीन काल में केसरिया को केशपुत कहा जाता था। यह एक गणराज्य था जिस पर कलामों का शासन था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए परवर्ती काल में इस पर कौशल राज ने अधिकार कर लिया। महात्मा बुद्ध के शिक्षक अलार कलाम केशपुत से ही थे। जातक कथाओं के अनुसार अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध ने पूर्व जन्म में चक्रवर्ती शासक के रूप में यहाँ शासन किया था। प्रारंभ में केसरिया स्तूप मिट्टी का था। मौर्य, सुंग और कुषाण काल में यह अपने वर्तमान स्वरूप में आया। वेनसांग अपने विवरण में किया सीपोलो केसरिया के रूप में जो है इसका उल्लेख करता है। नेक्स्ट है पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या क्या है आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। पटना का प्राचीन नाम कुसुमपुर है, पुष्यपुर है, पाटलिपुत्र है, अजीमाबाद है। सर्वप्रथम अजातशत्रु 6ठी सदी ईस्वी में गंगा नदी के तट पे पाटली ग्राम में एक छोटे किले का निर्माण करवाया था। यह शहर जो है 6ठी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक राजनीति का केंद्र बना रहा। जो आधुनिक पटना है इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी के द्वारा की गई थी। पटना में जो दर्शनीय स्थल है वो कौन कौन सा है? पटना में गोलघर है, बुद्ध स्मृति पार्क है, शहीद स्मारक है, पत्थर की मस्जिद, शेर शाह सूरी का मस्जिद, खुदा बख्श लाइब्रेरी है। इसके बाद सदाकत आश्रम है, अगम कुआं है, गांधी सेतु है, तारामंडल और कुम्हरार आदि है। 1770 ईस्वी के अकाल के दुष्प्रभावों को देखते हुए 1786 में कैप्टन जॉन गास्टिन द्वारा ब्रिटिश सेना के लिए एक विशाल अन्नागार बनाया गया था। यही अन्नागार जो है अब गोलघर है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 29 मीटर। महात्मा बुद्ध के 2554वीं जन्म वर्षगांठ के अवसर पर बिहार सरकार द्वारा पटना में बुद्ध स्मृति पार्क का जो है विकास किया गया था। इस पार्क का उद्घाटन 14वें दलाई लामा द्वारा किया गया था। कुम्हरार पुरातात्विक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पे जो है प्राचीन मौर्य साम्राज्य के राजमहल के भग्नावशेष पाए गए हैं। पटना में ही इंदिरा गांधी विज्ञान भवन समूह में तारामंडल अवस्थित है और इसके अतिरिक्त अगम कुआं का संबंध भी मौर्य काल से ही जोड़ा जाता है। सदाकत आश्रम बिहार विद्यापीठ जो एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, इसका मुख्यालय है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ निवास करते थे। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी की स्थापना 1900 ईस्वी में की गई थी। यहाँ अरबी और फारसी पांडुलिपियां, राजपूत और मुगल चित्रकला के दुर्लभ संग्रह हैं। शेर शाह सूरी मस्जिद का निर्माण जो है 1954 में शेर शाह सूरी द्वारा कराया गया था और पत्थर की मस्जिद का निर्माण जहांगीर के बेटे परवेज शाह के द्वारा किया गया था जब वह बिहार का गवर्नर था। परवेज शाह उसने ही पत्थर की मस्जिद का निर्माण कराया था। परवेज शाह जहांगीर के बेटे थे और इसे जो पत्थर की मस्जिद है इसे सैफ खाना की मस्जिद, चिम्मी घाट मस्जिद और संगी मस्जिद भी कहा जाता है। शहीद स्मारक अगस्त 1942 के पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद हुए शहीदों के याद में बनाया गया था। जैन परिपथ के अंतर्गत
पावापुरी और राजगीर शामिल है। रामायण परिपथ में शामिल जो स्थल हैं आप देख सकते हैं, तार है जो भोजपुर में है, अहिरौली बक्सर में है, राम रेखा घाट जो बक्सर में है, प्रेतशिला पहाड़ी गया में है, गिद्धेश्वर जमुई, काको जहानाबाद, सिंहेश्वर स्थान मधेपुरा, फुलाहर मधुबनी, सीताकुंड मुंगेर, रामचूड़ा वैशाली, अहिल्या दरभंगा, मां जानकी जन्म स्थल पुनौरा धाम सीतामढ़ी, हलेश्वर स्थान सीतामढ़ी, पंथ पाकड़ सीतामढ़ी, जानकी या चानकी गढ़ जो है पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। सूफी परिपथ में जो शामिल स्थल हैं आप देख सकते हैं, मनेर शरीफ जो पटना के मनेर में है, और नेक्स्ट है खान का मुजीबिया, ये भी पटना में है, खान का इमादिया ये भी पटना में है, दरगाह शरीफ मिठन घाट पटना में है, हाजीपुर करबला वैशाली में है, हसनपुरा सिवान में है, बीवी कमाल साहिबा ये भी कहाँ पे है, जहानाबाद के काको में। बड़ी दरगाह और छोटी दरगाह जो है नालंदा के बिहार शरीफ में है। इसके बाद सिख परिपथ में शामिल जो स्थल हैं कौन कौन से हैं, तख्त श्री पटना साहिब पटना का, गुरुद्वारा गुरु का बाग पटना, गुरुद्वारा गई, इसके बाद जो गुरुद्वारा गई घाट है जिसे गाय घाट भी कहते हैं ये भी पटना, और गुरुद्वारा हंडी साहिब ये भी पटना। ये सारे जो पटना में है लोकेशन याद रखिएगा। शिव शक्ति परिपथ में शामिल जो स्थल हैं कौन कौन से हैं, तो मुंडेश्वरी धाम है जो कैमूर में है, बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर गया में है, अशोक धाम लखीसराय में है, अजगई बनाथ मंदिर जो है भागलपुर में है, श्याम माई मंदिर जो है दरभंगा में है, शिवेश्वर स्थान मधेपुरा में है, आमी मंदिर सारण में है, थावे गोपालगंज, महेंद्रनाथ मंदिर छपरा, शीतला माता मंदिर पटना, चंडी स्थान सहरसा, और मत्स्यगंध या रक्त काली मंदिर जो है सहरसा, और महिषी तारा मंदिर भी सहरसा में है। गांधी परिपथ में जो शामिल स्थल हैं कौन कौन से हैं, देखिए जो भी हिस्टोरिकल प्लेस हैं ये गांधी परिपथ में जिस तरह से शामिल स्थल हैं उसी तरह से जो भी हम लोगों ने इससे पहले डिस्कस किया था इन सारे का नाम याद रखिएगा, कौन सा परिपथ में कौन कौन से जो तीर्थ स्थल हैं जो हिस्टोरिकल प्लेस है वो शामिल है। गांधी परिपथ में मोतिहारी जो पूर्वी चंपारण में, हजारी महल धर्मशाला बेतिया ये भी पश्चिमी चंपारण में है, भीतरवा आश्रम जो है ये भी पश्चिमी चंपारण में है, वृंदवा पश्चिमी चंपारण, श्री रामपुर पश्चिमी चंपारण, कोयलडी पश्चिमी चंपारण, अमोलवा पश्चिमी चंपारण, मुरली भरहवा पश्चिमी चंपारण, हरदिया कोठी पश्चिमी चंपारण, सदाकत आश्रम पटना, और गांधी संग्रहालय पटना। तख्त श्री पटना साहिब जिसे हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को यहीं पर हुआ था। इस स्थान पे गुरुद्वारा का निर्माण महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किया गया था। गुरु गोविंद सिंह के अतिरिक्त गुरु नानक और गुरु तेग बहादुर भी पटना आए थे। मुंडेश्वरी देवी मंदिर कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत पर स्थित है। यह भगवान शिव और देवी शक्ति को समर्पित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार 108 ईस्वी एवं बिहार धार्मिक न्यासी बोर्ड के अनुसार 105 ईस्वी का है। यह भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत वर्ष 1915 से ही संरक्षित है, याद रखिएगा। बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर मोरहार एवं दरगाह नदियों के संगम पर जो है गया जिला है, यहाँ पे ये स्थित है और यह भगवान शिव का मंदिर है। तो बाबा कोटेश्वर मंदिर मोरहार एवं दरगाह नदियों के संगम पर गया जिला में है, भगवान शिव का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना द्वापर युग के अंत में हुई थी और इन सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना सोनितपुर के राजा बाणासुर की पुत्री उषा ने किया था। बाद में उषा का विवाह कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था। नेक्स्ट है गोलघर पटना। गोलघर जो है ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई गई सबसे उत्कृष्ट रचनाओं में से ये एक है। यह पटना में गंगा किनारे बांकीपुर क्षेत्र में स्थित है। गोलघर का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त इंजीनियर कैप्टन जॉन गास्टिन के द्वारा 1786 में किया गया था। किसके लिए? अन्न भंडारण के लिए। इस भव्य वृत्ताकार गोलाकार का जो निर्माण है भारी मात्रा में अनाज को एक जगह जमा करने के लिए किया गया था। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। यह इमारत ग्रीको रोमन पद्धति में निर्मित न होकर
ऐतिहासिक भारतीय पद्धति के स्तूप कला से प्रभावित है और ये 2 फीट ऊंची प्लिंथ पर जो है निर्मित है। यह विशाल गुम्बद 29 फीट ऊंचा है। इसकी दीवारें और तथा जो चौड़ी ईंटें हैं काफी आकर्षक हैं। गोल घर के अंदर से बेहतरीन जो है इको इफेक्ट तैयार होती है और इससे गोल घर में ऊपर की ओर जाने के लिए 2 बढ़ती सीढ़ियां हैं। केंद्र में एक छोटा सा छिद्र भी है। गुम्बद में नीचे स्थित 4 दरवाजे सभी 4 प्रमुख दिशाओं में स्थित हैं जो मूल रूप से भीतर की ओर खुलते हैं। अंग्रेजी और पार्सियन भाषा में लिखित 2 शिलालेख इसके निर्माण का जो है विवरण देते हैं। नेक्स्ट है अगम कुआं पटना। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगम कुआं पटना में स्थित एक अनोखा स्मारक है। यह अपने ऐतिहासिक और आध्यात्मिक निशानी के लिए मशहूर है, जिसमें प्रथम अगम कुआं में स्थित विशाल कुआं है जो सम्राट अशोक के काल से संबंधित है। द्वितीय जो है देवी शीतला माता का जो है ऐतिहासिक या मशहूर कह सकते हैं मंदिर है, जिन्हें चेचक जैसी जानलेवा बीमारी को ठीक करने वाली देवी कहा जाता है और इसके संदर्भ में और भी अनेक चमत्कार की अनेक लोक कहानियां प्रचलित में हैं। यह पुरातात्विक जो स्थल है गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के दक्षिण पश्चिम दिशा में कुछ दूरी पर स्थित है। अगम कुआं एक विशाल वृत्ताकार कुआं है और इसका व्यास जो है 20 फीट 2 इंच है। अनुमानित है कि इस कुएं की जो गहराई है 105 मीटर है। अगम कुआं के प्रांगण में स्थित मंदिर के भीतर माता शीतला की मूर्ति स्थापित है। सप्त मातृका का पिंड स्थापित है, यानी माता के 7 रूप का जो पिंड है यहाँ पर स्थापित है और ये माता जो है चेचक के इलाज में हुए चमत्कार के लिए प्रसिद्ध और पूजनीय है। 1879 से 80 में कनिंघम ने अपनी यात्रा के दौरान यह बताया कि यहाँ पर प्राचीन और मध्य युगीन मूर्तियां थी जो मौर्य काल की यक्ष कला से संबंध रखती थी, परंतु अब इस कला का कोई भी अवशेष जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है। वर्ष 1890 में पाटलिपुत्र के जो खंडहर है इनके अन्वेषण के दौरान वाडेल ने सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए विशाल कुएं को पहचाना। 5वीं और जो 7वीं शताब्दी है इसके चीनी यात्रियों द्वारा 5वीं एवं 7वीं शताब्दी के चीनी यात्रियों द्वारा किए गए उल्लेख में यह बात सामने आया कि इस कुएं का निर्माण जो है लोगों को यातना देने के लिए किया गया था। यह भी कथा प्रसिद्ध है कि सम्राट अशोक ने सत्ता के लालच में राजा बनने के लिए अपने कुल 99 भाइयों को मारकर इस कुएं में फेंक दिया था। यह कुआं जैन धर्म से भी जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि क्रूर राजा चंद ने साधु सुदर्शन को इस कुएं में फेंक दिया था, जिन्हें कमल के ऊपर जो है ठहरे पानी पर पाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है बेगू हज्जाम की मस्जिद पटना। बेगू हज्जाम की मस्जिद मुगल शासनकाल के पूर्व निर्मित पटना की सबसे पुरानी मस्जिद है। दिलचस्प बात यह है कि इस मस्जिद का नाम इसके बिल्डर के नाम पर न होकर इसके जो है इनोवेटर के नाम पर जो है नामांकित है। जो इसके इनोवेटर थे इनके नाम पर जो है इस मंदिर का नाम रखा गया है। यह मस्जिद पटना साहिब के खजकला घाट रोड पे जो है स्थित है। इस मंदिर का निर्माण गौर के सुल्तान अलाउद्दीन शाह के शासनकाल में खान मुअज्जम नाजिर खान द्वारा किया गया था। बाद में बेगू हज्जाम के द्वारा इसे नवनिर्मित किया गया। नका कसीनुमा द्वार एवं चमाती जो टाइल्सें इस मस्जिद की मुख्य विशेषताएं हैं। मस्जिद में स्थापित एक शिलालेख पे उसके निर्माण का पूर्ण जो विवरण है लिखित है। इसके मंदिर की पूरा विवरण उसके प्रांगण में एक शिलालेख है, उस पे मतलब पूरा विवरित किया गया है, पूरा विवरण जो है दर्शाया गया है। इसके बाद है कमलदहा जैन मंदिर पटना। यह पटना की जो गुलजार बाग रेलवे स्टेशन है यहाँ पे स्थित है। ये 18वीं शताब्दी का निर्मित मंदिर है और यह मंदिर अगम कुआं या शीतला देवी मंदिर से थोड़ी दूर पे पूरब की ओर निर्मित है। यह स्थल मशहूर जैन शिक्षक स्थूलभद्र के जन्म से जुड़ा हुआ है। यह मंदिर का निर्माण जो है एक ऊंचे टीले पे 1729 ईस्वी में किया गया और यहाँ पे एक अभिलेख भी है जिसके द्वारा इसके निर्माण की सूचना प्राप्त होती है। अभिलेख पटना को पाटलिपुत्र के रूप में भी पहचान कराता है। नेक्स्ट है दुरुखी देवी मंदिर पटना। यह एक जो दुरुखी देवी मंदिर है यह एक स्तूप की नक्काशीदार रेलिंग का अवशेष है। इस पत्थर के टुकड़े के दोनों तरफ
अर्धनग्न अवस्था की महिला प्रदर्शित है, जिसकी वजह से इन टुकड़ों को दुरुखी या दुरुखिया देवी के नाम से जाना जाता है। वाडेल के द्वारा 1890 में कुम्हरार स्थल के उत्खनन के दौरान जो है इस दोरुखी को खोजा गया था, जो बाद में मौर्य वंश द्वारा बनाए गए अद्वितीय पिल्लर हॉल की वजह से प्रसिद्ध हो गया। कुछ समय बाद इस पत्थर के टुकड़े को इसके वर्तमान स्थल नया टोला यानी कंकड़ बाग में एक मंदिर जैसे स्थल पर रखा गया, जिसकी अब पूजा की जाती है। यह द्वितीय से प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान की शुंग कला का एक अनूठा ये नमूना है। यह स्त्री की आकृति एक हाथ से पेड़ की शाखाएं काटते और उसे चुनते साल भंजिका यानी शाखाओं को काटने वाली मालूम पड़ती है। इन आकृतियों में युवा महिलाओं के प्रजनन से जुड़े अनुष्ठान को दर्शाया गया है, जो भारत के इस हिस्से की प्रारंभिक ऐतिहासिक अवधि के दौरान लोकप्रिय था। और इस चित्र की प्रतिकृति पटना म्यूजियम की मूर्ति चित्रशाला में प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट है छोटी पटन देवी पटना। यह मंदिर पटना साहिब के चौक क्षेत्र में स्थित है और एक समय में इसे पटना की मुख्य प्रथा जो है देवी के रूप में माना जाता था। मतलब कि मुख्य प्रथा देवी जो है इस मतलब एक समय था जो इन्हें यानी जो छोटी पटन देवी कहलाती है, ये पटना की मुख्य प्रथा देवी थी। और कुछ वर्षों बाद इसे बड़ी पटन देवी, इसके बाद छोटी पटन देवी के रूप में जाने जाना लगा। बुकानन द्वारा कथित उल्लेख से यह मालूम होता है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में छोटी पटन देवी को ही मुख्य देवी के रूप में पूजा जाता था। यानी प्रथम जो देवी थी प्रथा देवी जो है, इनको प्रथम देवी के रूप में पूजा जाता था। पटन जो छोटी पटन देवी थी, छोटी पटन देवी के वर्तमान में मंदिर में जो है कोई पुरातात्विक अवशेष नहीं मिलते हैं। अगर बुकानन की बातें माने तो यह मंदिर मानसी जो मुगल शासक अकबर के जनरल थे, इनके द्वारा स्थापित किया गया है। इस मंदिर में कई ब्राह्मण देवताओं की छवियां जैसे गणेश, विष्णु, सूर्य इत्यादि भी शामिल है। मंदिर के पीछे इसके प्रांगण में दरवाजे के जंबो लिंटल के खुले टुकड़े, भगवान सूर्य की एक प्रभावशाली टूटी मूर्तियां जो है इत्यादि मौजूद है। यह सब दर्शाते हैं कि इस मंदिर के निर्माण 9वीं से 11वीं शताब्दी के बीच किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है अलावल खान का जो है मकबरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अलावल खान का मकबरा रोहतास जिले के मुख्यालय सासाराम शहर के दक्षिण में स्थित है। यह शहर बिहार के सबसे महत्वपूर्ण मध्ययुगीन शहरों में से एक है। अलावल खान पठान शासक शेर शाह के मकबरे का निर्माण प्रभारी था, परंतु उसने अपने मकबरे के लिए बेहतर सामग्री की योजना बनाई थी, जिसके लिए शेर शाह द्वारा अलावल खान को अपमानित होना पड़ा। इसको अपमानित होना पड़ा इसलिए क्योंकि इसने अपने मकबरे के लिए बेहतर सामग्री की योजना बनाई थी। ठीक है, अलावल खान का जो मकबरा है केवल पूर्व, दक्षिण और उत्तर में 3 प्रवेश द्वारों के साथ चिनाई के उच्च पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, परंतु अब केवल पूर्वी प्रवेश द्वार द्वारा जो है कार्यात्मक है। यानी जो इसका जो पूर्वी प्रवेश द्वार है सिर्फ यही अभी मतलब कि कार्यात्मक रूप में है, यानी सही है, और अन्य 2 जो द्वार है बंद हो चुके हैं। मकबरे के पूर्वी और पश्चिमी दीवारों पर जो है कपोलास चढ़ाया गया है। प्रधान द्वार पर कुछ बेहतरीन नक्काशी के नमूने प्रदर्शित हैं। प्रांगण में अलावल खान के मकबरे के साथ उनके 2 प्रियजनों का भी मकबरा मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट है कंदहा सूर्य मंदिर सहरसा। कंदहा सहरसा के पश्चिम में 8 मील दूर स्थित एक छोटा सा गांव है। एक मध्यम ऊंचाई के टीले पर यह मशहूर सूर्य मंदिर स्थित है। मिथिला के मशहूर शासक कड़त्ता वंश के नरसिंह देव के शासनकाल के तहत वामसधारा नाम से एक भक्त द्वारा 1435 में इसे बनाया गया था। मंदिर के द्वार पर स्थापित एक संस्कृत शिलालेख में यह तथ्य दर्ज है। मंदिर में स्थापित छवि काफी बड़ी किंतु जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, यानी टूटे बिखरे पड़े हैं, परंतु जो दरवाजा है, फर्श है, फ्रेम इत्यादि है विशेष रूप से संरक्षित हैं। दैवीय तस्वीर के संग फूलों से सुशोभित सजावट के साथ यह फ्रेम मिथिला के कड़त्ता वंश की कलाकृतियों का एक अनूठा नमूना जो है प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट है कटरागढ़ मुजफ्फरपुर। बिहार में प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के दौरान अस्तित्व में आए मुजफ्फरपुर में स्थित कटरागढ़ मशहूर और बेहतरीन किलाबंद शहरों में से एक है। 70 बीघा में फैला कटरागढ़ जिला मुख्यालय मुजफ्फरपुर के 45 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है।
इसके पश्चिम से लखनदेई नदी बहती है, जो इसके किनारे कृषि आवश्यकताओं और शहरों के अंतर्देशीय जल परिवहन को एक मार्ग प्रदान करती थी। यह एक अद्वितीय बात है कि यह शहर एक राजा जिनका नाम चंद था, इनके द्वारा बसाया गया, जिनकी पहचान किसी भी ऐतिहासिक व्यक्तित्व के तौर पर नहीं की जा सकती है। इस शहर को शुंग काल यानी प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान जो है किलाबंद किया गया था। किले के दीवारों का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया थी, जिसे 3 चरणों में संपूर्ण किया गया था। प्रथम चरण में शहर के चारों ओर ईंटों का दीवार उठाई गई थी। द्वितीय चरण में एक विशाल स्तर पर भू कार्य किया गया था और तीसरे चरण का मुख्य कार्य आकर्षण चरण यानी सेकंड के दौरान ईंटों का सुदृढ़ीकरण किया गया था। यह ईंटों के एक ढलान सा था। यह स्थल 4 से अधिक सांस्कृतिक कालों का खुलासा करता है, जिनमें से प्रथम काल मौर्य काल, द्वितीय काल शुंग काल, तृतीय काल शुरुआती कुषाण काल और चतुर्थ काल काफी अंतर के उपरांत पाल काल अवशेषों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट है नेपाली मंदिर। हाजीपुर के लगभग 6.5 किलोमीटर पश्चिम में गंगा और गंडक नदियों के संगम पर यह अद्वितीय नेपाली मंदिर स्थित है। नेपाल के एक सेना कमांडर द्वारा मध्यवर्ती काल लगभग जो है 18वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में निर्मित किया गया था। यह मंदिर गंगा के मैदानी इलाकों में हिमालय साम्राज्य के सीगो शैली के वास्तुकला को प्रदर्शित करता एक महान उदाहरण है। यह मंदिर ज्यादातर लकड़ी का बना हुआ है। इस मंदिर की विशिष्ट जो विशेषताएं हैं, इस मंदिर में की गई बेहतरीन लकड़ी की नक्काशी और कलाकृतियां हैं। हिमालय साम्राज्य की बेहतरीन वास्तुकला के साथ यह नेपाली मंदिर बिहार में अद्वितीय पहचान रखता है। नेक्स्ट है खेरी पुरातत्व स्थल शाहकुंड। खेरी पर्वत पर स्थित इस पुरातत्व स्थल से 7वीं शताब्दी की पुरानी इमारतों और मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर एक जो है शाहकुंड है, जिसका निर्माण पूर्व मध्यकाल में किया गया था। यह कुंड जो है 400 मीटर लंबा और 125 मीटर चौड़ा है। हाल ही में यहाँ से काले पत्थर की बनी नरसिंह, लक्ष्मी, विष्णु, गणेश, दुर्गा आदि के अतिरिक्त बुध एवं तारा की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। शाहकुंड अनेक शिवलिंगों के कारण भी प्रसिद्ध है, जिनमें से कुछ इसके बाहरी अथवा आंतरिक क्षेत्र में स्थापित हैं। इनमें से एक सहस्त्र लिंग है अथवा एक मुखी लिंग भी है, जो मतलब कि इसके साथ मौजूद है। महमूद शाह का मकबरा कहलगांव भागलपुर, इसके बारे में देख लेते हैं। बिहार राज्य के भागलपुर जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर पूरब की ओर कहलगांव अथवा कोलगंग स्थित है। महमूद शाह बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक था। इसकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई। शेर शाह ने कहलगांव पर हमला किया और महमूद शाह को राज्य से बर्खास्त कर दिया। अफगानों द्वारा महमूद शाह के 2 पुत्रों की हत्या कर दी गई। महमूद शाह ने बदला लेने के लिए जो है शेर शाह को हराने के लिए मुगल शासक हुमायूं से जो है हाथ मिला लिया, परंतु अपने पुत्रों की मौत का सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाया और 1539 में बीमारी की वजह से महमूद शाह की मौत हो गई। बाद में कहलगांव में ही उसका जो है मकबरा बनाया गया। तो याद रखिएगा, जो गांव है कहलगांव है, जो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है जलालगढ़ किला पूर्णिया। जलालगढ़ का किला पूर्णिया जिले से 20 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, जो कभी कोसी नदी के मुहाने अफवाह मार्ग पर जो है एक द्वीप के रूप में चर्चित था। यह किला जो है अब खंडहर हो चुका है। एक मान्यता के अनुसार खागरा परिवार के सईद मोहम्मद जलालुद्दीन ने इस किले का निर्माण करवाया था, जिसके उपरांत जहांगीर ने उसे राजा की जो उपाधि थी प्रदान की थी। तो इसे राजा की उपाधि जहांगीर ने दी थी। वहीं एक दूसरी मान्यता के अनुसार अगर बात करें तो इस किले का निर्माण पूर्णिया के नवाब सैफ खान ने 1722 में करवाया था। यह किला ऊंची दीवारों से घिरी एक चतुर्भुज संरचना है, जिसे नेपाल के खिलाफ आक्रमण से सीमा की रक्षा के लिए एक सीमावर्ती स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आरा हाउस आरा। बिहार राज्य के भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा से महाराजा कॉलेज के प्रांगण में आरा हाउस स्थापित है। 1857 के पहले पूर्वी रेलवे के अभियंता विकर्स बायल द्वारा यह 2 मंजिला संरचना जो है तैयार की गई थी। इसे बिलियार्ड कक्ष के रूप में भी प्रयोग किया जाता था, जबकि आवासीय कक्ष थोड़े दूर पे स्थित है।
आरा हाउस 51 वर्ग फीट के कुल क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसमें बिलियार्ड कक्ष के साथ साथ एक छोटा सा कक्ष, एक तरफ संलग्न बाथरूम और बरामदा भी शामिल है। आरा हाउस सन 1857 में प्रसिद्ध हुआ था, जब विद्रोह के समय कई अधिकारियों को यहाँ शरण लेनी पड़ी और उनका बचाव ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा जो है किया गया। नेक्स्ट है चौसागढ़ बक्सर। चौसा या चौसागढ़ जिला मुख्यालय जो है यह बक्सर के 11 किलोमीटर पश्चिम की ओर स्थित है। चौसा अपने ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से जो है चर्चित है। 1539 में इसी स्थल पर शेर शाह ने मुगल शासक हुमायूं को परास्त किया था चौसा के युद्ध में। चौसागढ़ और उसके आसपास के जो क्षेत्र है उत्खनन से यानी खुदाई के दौरान यहाँ पर पाए गए अवशेष प्राचीन काल में चौसागढ़ के ऐतिहासिक महत्ता को दर्शाते हैं। खुदाई के दौरान यहाँ से ताम्र पाषाण युग से लेकर मुगल काल तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से शुंग काल की 18 जैन काष्ठ प्रतिमाओं से लेकर गुप्त काल तक के असाधारण एवं अद्वितीय अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो वर्तमान में पटना संग्रहालय और बक्सर के सीताराम उपाध्याय संग्रहालय में जो है संरक्षित है। चौसा जो है गंगा नदी और कर्मनाशा नदी के संगम पर स्थित है, जो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार को अलग करता है। प्रारंभिक समय से ही चौसा जो है एक महान स्मरणिक महत्व रखा है और प्राचीन काल में चौसा जो है दो शक्तिशाली साम्राज्य काशी और मगध के सीमा पर जो है स्थित है, जिसकी वजह से यहाँ महाजनपद का विशेष प्रभाव रहा है। नेक्स्ट है दाऊद खान किला, दाऊद नगर, औरंगाबाद। यह किला जो है सोन नदी के पूरी तट पर स्थित है। इसे 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के अधीन बिहार के राज्यपाल दाऊद खान द्वारा स्थापित किया गया था। दाऊद खान ने चेरों को हराकर पलामू पर विजय प्राप्त की और विजय यात्रा से लौटने के दौरान उसने अस्थायी तौर पर जो है यहाँ पर डेरा डाला और अपने नाम पर बाद में जो है इस शहर की स्थापना की। कालांतर में बुकानन के द्वारा इसे कपड़े और अफीम कारखानों के साथ एक समृद्ध शहर के रूप में देखा गया। दाऊद खान द्वारा निर्मित सराय जो है ऊंचे दीवारों वाली एक किलाबंद संरचना थी, जिसे दो बड़े द्वार भी थे। इसमें दो बड़े द्वार थे और रक्षा दीवारों के चारों ओर एक खाई का निर्माण किया गया था और दूसरे राज्य के शासकों की ईर्ष्या से बचने के लिए इस किलाबंद संरचना को जो है सराय कहा गया है। नेक्स्ट है रामशिला पहाड़, गया। गया के दक्षिण पूर्व स्थित रामशिला पहाड़ गया के सबसे प्राचीन और पवित्र पहाड़ों में से एक है। इस पहाड़ के चारों ओर प्राचीन काल की पत्थर की मूर्तियां और अवशेष उपलब्ध हैं, जो प्राचीन काल में यहाँ पर मंदिर होने का प्रमाण देते हैं। इस पहाड़ के शीर्ष पर एक मंदिर स्थापित है, जिसे रामेश्वर या पतालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का जो वास्तविक निर्माण है 1014 में कराया गया था और फिर बदलते वक्त के साथ इस मंदिर में जो है मरम्मत के कार्य भी करवाए गए। वर्ष 1811 में कलकत्ता के श्री कृष्ण बासु ने मंदिर के सामने एक मंडप का निर्माण कराया था, जिसे हिंदुओं द्वारा अपने पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है। इस पहाड़ का नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है, इसीलिए इस पहाड़ के शीर्ष पर मौजूद मंदिर में राम, सीता और हनुमान की जो है मूर्तियां स्थापित है। इस पहाड़ के संबंध में यह भी मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने पूर्वजों का पिंडदान यहीं पर किया था। नेक्स्ट है प्रेतशिला पहाड़, गया। गया के उत्तर पश्चिम में स्थित यह पहाड़ हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थस्थल है। यहाँ पे बड़ी संख्या में पितृपक्ष के समय पूर्वजों का जो है पिंडदान किया जाता है। इस पहाड़ के शिखर पर भगवान यम या प्रेतराज का मंदिर स्थापित है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई के द्वारा कराया गया था। 1744 में लिखित एक शिलालेख से यह बात पता चलता है कि कलकत्ता के श्री मनमोहन दत्त द्वारा दिए गए धन से मंदिर की सीढ़ियां निर्मित हुई थी। यहां से प्राचीन काल की मूर्तियां और बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुए हैं। मान्यताओं के अनुसार अगर बात करें तो इस पर्वत के पदीय क्षेत्र में स्थित राम कुंड नामक जो है सरोवर है। इसमें श्री भगवान राम ने जो है पूर्वजों के पिंडदान पूर्व से स्नान किया था, तो ये मान्यताएं हैं। नेक्स्ट है विष्णुपद मंदिर, गया। विष्णुपद मंदिर को भारत के सभी वैष्णव मंदिरों में सबसे पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर यह निर्मित है वह भगवान विष्णु की प्रसिद्ध
पौराणिक कहानियों से जुड़ा है। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान विष्णु ने दैत्य गयासुर का संहार किया था और वहां के चट्टान पर उनके पद चिन्ह आज भी मौजूद है, जिसे मंदिर में मुख्य रूप से पूजा जाता है। इस मंदिर का निर्माण इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा जो 18वीं शताब्दी के अंत में फल्गु नदी के किनारे कराया गया था। नेक्स्ट है ब्रह्मयोनी पहाड़ गाया। गाया के दक्षिण में स्थित यह ब्रह्मयोनी पहाड़ गाया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसका नाम इस पहाड़ के शीर्ष पर एक प्राकृतिक विखंडन के नाम पर रखा गया था, जिसे माना जाता है कि यह महिला शक्ति या ब्रह्मयोनि का प्रतिनिधित्व करती है। पहाड़ी पर एक छोटे मंदिर में पंचमुखी महिला की छवि स्थापित है। इसे ब्रह्मा का एक स्त्री रूप जिसे ब्रह्मयोनि के नाम से जाना जाता है, इसकी आराधना की जाती है। और इस मंदिर का निर्माण जो है मराठा बालाजी पंडित के द्वारा कराया गया था। शिलालेख पर लिखित विवरणों से यह ज्ञात होता है कि पहाड़ के फर्श से लेकर अर्श तक की सीढ़ियां 1843 ईस्वी में ग्वालियर के सिंधिया जयती राव के शासनकाल में राव बाबू साहेब के द्वारा जो है बनवाई गई थी। ब्रह्मयोनि पहाड़ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पवित्र तीर्थ स्थल है। पितृपक्ष के समय यहाँ पे बड़ी संख्या में पिंडदान की जो विधि है संपन्न होती है। नेक्स्ट है हजारीमल धर्मशाला बेतिया। 1892 में निर्मित हजारीमल धर्मशाला बेतिया में स्थित है, जहां से महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। एक बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी जैसे आचार्य जेबी कृपलानी, बाबू कुंवर सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, व्रज किशोर प्रसाद आदि जो है यहां से स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है हमारा मीरा बिघा जहानाबाद। तो इसके बारे में देख लेते हैं। मीरा बिघा जहानाबाद जो है, मीरा बिघा गांव ये जहानाबाद जिला में पड़ता है। तेहता रेलवे स्टेशन के 4 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस पुरातात्विक स्थल को मंदिरों के समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। यहाँ पे दर्जनों की संख्या में शिव मंदिर स्थापित है। यहाँ के मंदिर ज्यादातर ईंट और पत्थरों के मिश्रण से निर्मित हुए हैं। कुछ मंदिर 9वीं और 10वीं शताब्दी के पाल काल से भी संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है जगदीशपुर किला आरा। जगदीशपुर किला भोजपुर जिला के जिला मुख्यालय आरा से 35 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जगदीशपुर अपने इतिहास के कारण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। 1857 की स्वतंत्रता की लड़ाई के दौरान मिट्टी के पुत्र बाबू कुंवर सिंह बिहार के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। कई पीढ़ियों तक जगदीशपुर उज्जैनी राजपूतों के नियंत्रण में था। बाबू कुंवर सिंह उस परिवार से संपर्क रखते हैं जिसकी वजह से आजादी का जज्बा जुनून उनके रग रग में बसा था। जगदीशपुर किला जहां बाबू कुंवर सिंह ने निवास किया था, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई का केंद्र था, जिसकी वजह से इस किले का जो है ऐतिहासिक महत्व बहुत ज्यादा है। वर्तमान में मुख्य 2 मंजिला विशाल भवन के अलावा इसके दोनों तरफ 2 बड़े टैंक हैं और भवन के सामने कचहरी है। मुख्य भवन के सामने घोड़े पर विराजमान बाबू कुंवर सिंह का जो है विशाल मूर्ति स्थापित है। नेक्स्ट है जामी मस्जिद हाजीपुर। हाजीपुर बिहार राज्य की राजधानी पटना के उत्तर में लगभग 11 मील दूर गंडक नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है। हाजीपुर का नामकरण जो है 1345 से 1358 के बीच के बंगाल के शासक हाजी इलियास शाह के नाम पर किया गया था। इनके किले के भीतर एक मस्जिद का निर्माण किया गया जिसे जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद 84.5 फीट लंबी और 33.5 फीट चौड़ी है। यह मंदिर 3 गुंबदों से घिरी हुई है, जिसमें से बीच वाला जो गुंबद है अन्य से बड़ा है। इसके द्वार के पत्थरों पर रचित शिलालेख सन 1587 में इसके निर्माण का विवरण देते हैं। हाजीपुर का यह जामी मस्जिद मुगल काल से संबंधित सबसे उल्लेखनीय स्मारकों में से एक है। नेक्स्ट है मसही कैमूर। कैमूर जिले के प्रखंड मुख्यालय भगवानपुर से 3 किलोमीटर दूर मसही स्थापित है। मसही पुरातात्विक महत्व से परिपूर्ण एक गांव है जो सुवर्ण नदी के किनारे एक टीले पर बसा हुआ है, जिसे वहां के स्थानीय लोग गढ़ भी कहते हैं। मसही गांव में बसा गढ़ 5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ प्राचीन मंदिर परिषद का प्रतिनिधित्व करता है। इस पुरातात्विक स्थल से भगवान बुद्ध की
बैठी एवं खड़ी मुद्रा में जो पत्थर है इनकी प्रतिमा, इसके अलावा खंभे, प्लास्टर्स, बीम, लिंटेल इत्यादि बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं, जो यह दर्शाते हैं कि प्रारंभिक मध्यकालीन काल या उससे भी पहले से इस स्थल पर जो है बड़े पैमाने पर मंदिर स्थापित थे। मसई गुप्त काल के मुंडेश्वरी मंदिर से 2 किलोमीटर दूर स्थापित है, इसीलिए यह संभव है कि मसई में प्राचीन और प्रारंभिक मध्य युगीन काल की मूर्ति कला के बीच संबंध स्थापित हो। मुंगेर किला जो मुंगेर में है, मुंगेर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारकों में से यह मुंगेर किला गंगा नदी के किनारे स्थित एक चट्टानी प्रस्तर पर जो है निर्मित है। यह किला लगभग 222 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। इसका प्रांगण 2.5 मील की दूरी तक फैला हुआ है। इस किले के वास्तविक निर्माणकर्ता की खोज अभी भी चल रही है। इतिहासकारों द्वारा यह बताया जाता है कि इस किले का निर्माण भारत के मुस्लिम शासकों द्वारा कराया गया था। राजा कर्ण से संबंधित एक पहाड़ी या प्राकृतिक चट्टान है, कर्णचौरा या कर्णचौर। बुकानन ने उल्लेख किया है कि राजा कर्ण ने इस पहाड़ी पर एक घर बनाया था। चिरांद जो सारण में है, इसके बारे में देख लेते हैं। चिरांद बिहार के सबसे प्रतिष्ठित पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह सारण के जिला मुख्यालय छपरा के 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। गंगा नदी और घाघरा नदी के संगम के उत्तरी छोर पर इसका उच्च विस्तृत स्तूप फैला हुआ है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी और घाघरा नदी के जो संगम है, उत्तरी छोर पर इसका उच्च विस्तृत स्तूप फैला है। गंगा के मैदान पर खोजा गया यह पहला नौपाषाण स्थल है। याद रखना है, यह स्थल नौपाषाण काल से पाल अवधि तक के लंबे और निरंतर अवशेषों का भंडार है। 1509 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान अबुल मुजफ्फरपुर शाह के द्वारा निर्मित मस्जिद इस स्तूप के ताज का काम करती है। इस स्थल पर प्रथम निवास नौपाषाण संस्कृति द्वारा दर्शाया जाता है, जो कि 3 मीटर मोटी है। एक विस्तृत कृषक समुदाय इस अवधि के दौरान यहाँ बस गए। खुदाई के दौरान यहाँ से कृषि के उपकरण, स्टॉक प्रजनन, कृषि उत्पादन, टूल किट इत्यादि के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नौपाषाण काल के दौरान यहाँ पर गेहूं, चावल, मूंग, मसूर, मटर जैसे विविध अनाजों की खेती की जाती थी। खुदाई में निकले जानवर, मछली, पक्षियों के अवशेष एवं शिकार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, तीर कमान इत्यादि खेती के साथ साथ यहाँ शिकार की प्रथा को भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर पशु पालने के भी अवशेष मिले हैं। यहाँ के लोग एक सामान्य जीवन व्यतीत करते थे। मिट्टी के बने गोलाकार झोपड़ी में ये निवास करते थे। नेक्स्ट है निशान सिंह शहीद स्मारक स्थल एवं कब्रिस्तान सासाराम। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए निशान सिंह की स्मृति में सासाराम में इस स्मारक का जो है निर्माण किया गया है। बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलनों में इन्होंने अपना हाथ जो है बटाया था, इन्होंने इनका साथ दिया था। इसके बाद है अफसरगढ़ नवादा। अफसरगढ़ पूरा स्थल नवादा जिला के वारसिलगंज जो वारसलीगंज है यहाँ पे स्थित है। नवादा जिला में एक जगह है वारसलीगंज। अफसरगढ़ पूरा स्थल यहीं पे स्थित है। इस टीले के ऊपरी समतल भूमि पर दो पालकालीन जो प्रतिमाएं हैं यहाँ पे हैं। एक प्रतिमा भूमि के नीचे दबी हुई है और एक अन्य प्रतिमा जो है टीले के पूर्व में पत्थर के चबूतरे पे रखी हुई है। यह प्रतिमा विष्णु की प्रतीत होती है। इस टीले में छिपे भग्नावशेषों का काल प्रवर्ती गुप्त काल से लेकर पाल काल के बीच है। इसके पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए 2011 में राज्य सरकार द्वारा इस पूरा स्थल को जो है सुरक्षित स्मारक एवं स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट है पार्वती पहाड़ी नवादा। पार्वती पहाड़ी पर स्थित यह पूरा स्थल नवादा जिले के काशी चक्र प्रखंड में स्थित है। यह पूरा स्थल जिला मुख्यालय नवादा से उत्तर पूर्व दिशा में लगभग 39.5 किलोमीटर की दूरी पे अवस्थित है। इस पहाड़ी की पहचान वेदिया पर्वत से की जाती है, जिसका उल्लेख बौद्ध साहित्य सुमंगल विलासिनी में किया गया है। इस पहाड़ी पर 3 स्तूप होने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य स्तूप है जो पहाड़ी के पश्चिम हिस्सों में सबसे ऊंचे स्थान पर है। पहाड़ी जो पार्वती पहाड़ी है, जिसे दरियापुर पार्वती पहाड़ी भी कहा जाता है, पुरातात्विक अवशेषों से यह भरा हुआ है।
यह पहाड़ मुख्य रूप से प्राचीन काल का एक बौद्ध स्थल प्रतीत होता है। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा उल्लेखित कपोत विहार मठ के संरचनात्मक अवशेष इस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहाड़ पर कई अन्य अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से कम 3 को स्तूप के रूप में पहचाना जा सकता है। इसके अलावा और भी कई अन्य प्रतिमा और संरचनाएं इस पहाड़ पर सभी जगह बिखरे पाए गए हैं, जिसकी उच्च पुरातात्विक क्षमता को यह जो है दर्शाता है। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल का जन्म स्थान। जॉर्ज ऑरवेल को अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़े साहित्य रचनाकारों में से एक माना जाता है। उनके कई प्रकाशित कृतियों में जो है वर्ष 1945 में इन्होंने जो एक अन्य कृतियों में से 1945 में एक अपना कृति को जो है प्रकाशित किया था, एनिमल फॉर्म इस नाम से 1949 में प्रकाशित था। 1984 अत्यधिक प्रशंसित ये कल्पित कथाएं हैं। सतावादी शासन पर तेज जो 1984 है, यह जो है सतावादी शासन पर तेज व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी है। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम एरिक ब्लेयर है। जॉर्ज ऑरवेल का जन्म मोतिहारी में 25 जून 1903 को हुआ था और उनके पिता रिचर्ड ब्लेयर ऑरवेल के जन्म के समय ब्रिटिश एजेंट थे। ऑरवेल ने इंग्लैंड में एटन एंड वेलिंगटन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई जो है पूरी की है। इसके बाद है टेकारी किला गाया। टेकारी किला गाया जिले के टेकारी इलाके में स्थित है और इस क्षेत्र के सामंत परिवारों में टेकारी परिवार का मुख्य स्थान है, जिन्हें राजा के नाम से भी जाना जाता है। टेकारी किला के परिसर में विविध प्रभावकारी संरचनाएं हैं, जिनमें हवेली, रंग भवन, दरबार, गुप्त भवन, तहखाना, नृत्यशाला, जादूगर और कुछ टैंक इत्यादि शामिल हैं। इसके बाद है अहिल्या स्थान। दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के अंतर्गत कमतौल रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दक्षिण अहियारी एक ग्राम है अहियारी ग्राम में अहिल्या स्थान अवस्थित है। यहाँ पे भगवान राम और सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर है, जिसका निर्माण दरभंगा महाराजा छत्र सिंह बहादुर ने 1817 में करवाया था। चैत माह के रामनवमी के अवसर पर प्रतिवर्ष यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है और मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के स्मृति में किया गया था। नेक्स्ट है तेल्हाड़। यह पूरा स्थल नालंदा जिला के अंतर्गत एकंगसराय प्रखंड में अवस्थित है। इसका उत्खनन पुरातत्व निदेशालय बिहार के द्वारा कराया गया था। उत्खनन के क्रम में यहाँ से ईस्वी सन प्रथम शताब्दी में स्थापित महाविहार के भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ से संख्या बाहुल्य में यानी अत्यधिक संख्या में प्रशस्तर और धातुक जो प्रतिमाएं हैं प्राप्त हुई हैं। साथ ही गुप्तोत्तर और मौखरी लिपि में उत्कीर्ण अनेकों मुहर और मुद्रांक प्राप्त हुआ है, जिसके उद्वाचन से इस पुरास्थल की पहचान 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत भ्रमण पर आए चीनी यात्री ह्वेनसांग और कहने का मतलब ह्वेनसांग और 19वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम तथा A.M. ब्रॉडले द्वारा वर्णित तिलाढ़क महाविहार से की गई है। इनके बारे में याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। सोफा मंदिर, यह जो है पश्चिमी चंपारण के गौनाहा प्रखंड के अंतर्गत सोफा मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर पंचरथ स्थापत्य शैली में निर्मित है। इसका शीर्ष भाग गुंबदाकार है, जो षष्ठ कोणीय मध्य भाग पर आधारित है। मंदिर का निर्माण एक विस्तृत चबूतरे पर जो है किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में है, जिसमें ज्यामितीय अलंकरण युक्त द्वार जो है लगे हैं। गर्भगृह का प्रवेश द्वार भी सुंदर अलंकरणों से जो है अलंकृत है। गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। यह मंदिर एक टीले पर निर्मित है। यह टीला पंडुई नदी के दक्षिण तट पर स्थित है। यह नदी शिवालय के उत्तर दिशा में बहती है। टीले के पूर्वी कटाव और उत्तरी हिस्से पर एक और प्राचीन मंदिर जो है भग्नावशेष बड़े पैमाने पर मिलते हैं। इसके जो उत्तरी हिस्सा है, यहाँ पे एक और प्राचीन मंदिर के जो अवशेष है, भग्नावशेष है, बड़े पैमाने पर मिलता है। मंदिर के भग्नावशेषों में शिखर, आमलक और स्तंभ स्थल जो है इस पर विद्यमान है। ऐसा प्रतीत होता है कि 11वीं 12वीं सदी में यहाँ पे एक जो है भव्य मंदिर रहा होगा। आगे जो है हमारा नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट है मॉरिसन वेल्डिंग। पटना सदर अंचल के अंतर्गत प्रसिद्ध
गोल घर से सटे पूरब में यह जो है मैरिसन बिल्डिंग अवस्थित है। यह भवन मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया देश की मूल निवासी मॉरिसन नामक महिला का निवास स्थान था। इस भवन का निर्माण अंग्रेजी शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट है लॉर्ड मिंटो टावर। जमुई जिला के गिदौर में अवस्थित लॉर्ड मिंटो टावर का निर्माण 1906 ईस्वी में महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। इस टावर का निर्माण लॉर्ड मिंटो के द्वारा की गई विजय की याद में किया गया था। यह टावर ब्रिटिश काल में प्रचलित स्थापत्य शैली की एक अनमोल धरोहर है। हरेश्वर नाथ मंदिर, द्वालक, मधुबनी। द्वालक का प्राचीन हरेश्वर नाथ मंदिर जिला मधुबनी के मधेपुर प्रखंड में अवस्थित है। यह मंदिर जो है कोसी नदी के बहाव के परिक्षेत्र में जो है स्थित है। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह प्राचीन मंदिर जो है अद्वितीय है। मंदिर के गर्भगृह में 3 शिवलिंग स्थापित है, जिसमें मध्य का शिवलिंग बड़ा है। शिवलिंग के सामने पश्चिम में ब्लैक बेसाल्ट स्टोन पर कलाकारों ने बड़ी ही कुशलता के साथ नंदी की मूर्ति को जो है निर्मित किया है। मंदिर का शीर्ष भाग गुंबज युक्त है, जिसके भीतर अद्भुत चित्रण किया गया है। मंदिर के निर्माण में लखौरी ईंट एवं सुर्खी चूने का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है राजभोज का किला, नवरत्नगढ़। बक्सर जिले के डुमरांव प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत भोजपुर जदीद नया भोजपुर ग्राम के विद्यालय प्रांगण में बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा संचालित योजना से संबंधित भवन निर्माण हेतु नींव की खुदाई में भूपटल से लगभग 8 फीट नीचे एक प्राचीन कमरा मिला था, जिसका निर्माण सुर्खी चूने की सहायता से लखौरी ईंटों के द्वारा किया गया था। और इस कमरे के पूर्वी भाग में एक प्रवेश द्वार भी प्राप्त होता है, और कमरे के उत्तरी भाग में बने प्रवेश द्वार के आगे बढ़ने पर जो है एक लंबा गलियारा भी प्राप्त हुआ। यह माना जाता है कि अवशेष जो है राजा भोज के किले यानी नवरत्नगढ़ के जो राजा भोज का किला है इससे संबंध रखते हैं, जो नवरत्नगढ़ में थे। नेक्स्ट है बेशौकगढ़। ये जो गढ़ है बेशौक, नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के अंतर्गत इस्लामपुर से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में इस्लामपुर पटना सड़क पर शेख अब्दुल्ला मोड़ से लगभग 13 किलोमीटर पूर्व बेशौक गांव में स्थित है। इस गांव के उत्तर पूर्व दिशा में एक गढ़ है, जिसकी लंबाई लगभग 70 मीटर, चौड़ाई 50 और ऊंचाई 4 मीटर है। टीले के ऊपरी एवं निचली सतह पर जो है कृष्ण मार्जित मृद भांड के साथ लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। गढ़ के उत्तरी भाग में मध्यकालीन ईंटों की संरचना दिखाई पड़ती है। सर्वेक्षण क्रम में यहाँ शुंग कुषाण काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं। इसके बाद है लारी। अरवल जिला के कुर्था प्रखंड के अंतर्गत लारी ग्राम स्थित है, और इस ग्राम के मध्य भाग में एक विशालकाय टीला अवस्थित है, जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह टीला लगभग 27 एकड़ भूखंड में जो है फैला हुआ है। टीला से पूर्व कुछ दूरी पर बनया नदी, जो मोरहर नदी की एक शाखा है, प्रवाहित होती रहती है। टीले के ऊपरी भाग पर प्राचीन ईंट की संरचनाएं भी मिलती हैं। निरीक्षण के क्रम में यहां से कृष्ण लोहित मृद भांड, उत्तरी कृष्ण परिमार्जित मृद भांड और लाल मृद भांड प्राप्त हुए हैं। प्राप्त मृद भांडों से जो है यह परिलक्षित होता है कि यहाँ पर मानवीय गतिविधियां ताम्र पाषाण काल से लेकर मध्यकाल तक लगातार रही है। नेक्स्ट है कोटेश्वर धाम मेन ग्राम। गया जिले के बेलागंज प्रखंड के मोरहर एवं दरधा नदियों के संगम पर अवस्थित प्राचीन कोटेश्वर धाम मंदिर अपने स्थापत्य मूर्तिकला और सुंदर एवं प्राचीन बसावट के अवशेषों से परिपूर्ण होने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भगृह, मंडप, मुख्य मंडप इसके प्रमुख घटक हैं। मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में हुआ है और इसकी आंतरिक संरचना लगभग अपने मूल रूप में सुरक्षित है। मात्र गर्भगृह एवं मुख्य मंडप में आंशिक बदलाव किया गया है। मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर और ईंटों से किया गया है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है बिहार की महत्वपूर्ण योजनाएं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।